हेलो दोस्तों। तो भाई मैथ्स क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो ये जो हमारी मैथ्स क्लास है इसमें हम सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो हमारा 10th लेवल तक का मैथ होता है उसे हम पढ़ेंगे। और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, मैथ्स 10th लेवल तक का ही आता है एक्सेप्ट जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक एग्जाम है, जैसे कि हमारा टीजीटी मैथ हो गया, पीजीटी मैथ हो गया या डिफेंस के एग्जाम हो गए, तो उसमें जो है वो सिलेबस हमारा 11th-12th का मैथ आता है। लेकिन आप सीईटी की तैयारी कर रहे हों, स्क्रीनिंग की तैयारी कर रहे हों, DSSB की तैयारी कर रहे हों या एस्टेट सीटेट की तैयारी कर रहे हों, तो जो हमारा कॉमन मैथ्स होता है वो हमारा अप टू 10th लेवल तक का होता है। तो ये हमारी मैथ्स क्लास है जिसमें हम 10th लेवल तक का मैथ पढ़ेंगे और जो क्वेश्चंस होंगे इस क्लास के वो प्रीवियस ईयर एग्जाम से रिलेटेड होंगे, क्योंकि अगर हमें उन क्वेश्चंस के टाइप्स के बारे में पता लग गया जो एग्जाम में आती हैं तो हम एग्जाम में क्वेश्चंस को इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो इसके साथ ही इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, ताकि जो भी मैथ्स की न्यू क्लास आए आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि मेरे चैनल पर जो फ्री कंटेंट है जिससे आप अपनी तैयारी कर सकते हैं वो भी अवेलेबल है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो की, तो आप उसे भी जरूर चेक कीजिएगा। ठीक है, तो करते हैं फिर आज की मैथ्स की क्लास को शुरू। क्वेश्चन स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का है। तो क्वेश्चन इंग्लिश में आपने पढ़ लिया होगा, हिंदी में एक बार लगा दिया जाए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो रेलगाड़ी हैं 30 किलोमीटर पर आवर और 110 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से समान दिशा में चल रही हैं। सेम डायरेक्शन मतलब दोनों एक ही साइड जा रही हैं, जिनकी लंबाई क्रम से 450 मीटर और 350 मीटर है। तो तेज गति वाली रेल धीमी गति वाली रेल को पार करने में कितना समय लेगी, टाइम वो पूछ रहा है। और टाइम जो है वो सेकंड में दिया हुआ है, थोड़ा सा हमने किया था इसको, तो टाइम सेकंड में दे रहा है। तो अब क्वेश्चन क्या है, मैं थोड़ा सा पिक्चराइज करता हूँ, किसी को हिंदी भाषा समझ में नहीं आती तो सुनना मुझे ध्यान से। कह रहे दो रेल हैं, ये पहली ट्रेन है और एक ये दूसरी ट्रेन है। ठीक है, पहली ट्रेन जो है उनकी जो लेंथ है, मान लो इसकी 450 मीटर दे रखी है और इसकी कितनी दे रखी है 350 मीटर। दो अलग अलग लेंथ की ट्रेन है। जो पहले वाली ट्रेन है इसकी स्पीड मान लो 30 किलोमीटर पर आवर है और दूसरे वाली जो ट्रेन है इसकी स्पीड है 110 किलोमीटर पर आवर। 110 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो अब तुम मुझे बस एक बात बताना। ठीक है, वो बात क्या है जो मैं पूछना चाह रहा हूं। ये वाली ट्रेन 30 की स्पीड से जा रही है, ये वाली ट्रेन 110 की स्पीड से जा रही है। मान लो मैं कह दूं कि ये 30 से जा रही है और ये भी 30 से जा रही है, तो क्या ये सेकंड वाली ट्रेन इसको ओवरटेक करेगी? बस एक सिंपल सा क्वेश्चन, बिल्कुल मैंने कंसेप्ट नहीं समझाया, कोई बात नहीं, लेकिन एक ऐसी बात जो मेरे ख्याल से आप जवाब दे सकते हैं कि अगर ये 30 की स्पीड से जा रही है और ये भी 30 की स्पीड से जा रही है तो क्या ओवरटेक करेगी? तो जवाब होगा नहीं करेगी। क्यों? बोला सर जब ये भी 30 से जा रही है ये भी 30 से जा रही है तो फिर दोनों की स्पीड सेम है तो ओवरटेक नहीं करेगी। फिर मैं कहता हूं कि इसकी स्पीड 110 की है, यानी कि ये इससे तेज चल रही है, तो क्या ओवरटेक करेगी? तुमने कहा बिल्कुल करेगी ओवरटेक। तो कितनी स्पीड से ओवरटेक होगा? तो वो होगा हमारा 110 माइनस 30, यानी कि 80 की स्पीड से ओवरटेक होगा। ऐसा क्यों? 110 से ओवरटेक नहीं होगा। अरे भाई ये ट्रेन स्लो है, ये फास्ट है, ये कितनी फास्ट है? तो तुमने कहा 80 किलोमीटर पर आवर ज्यादा फास्ट है, तो इसी से तो ओवरटेक करेगी। अगर सेम स्पीड होती तो फिर यूं ही चलती रहती, पूरी पृथ्वी का चक्कर काट के आ जाती, ओवरटेक नहीं होता। लेकिन इसकी स्पीड तेज है तभी इसने ओवरटेक किया। तो याद रखना, इसको बोलते हैं हम रिलेटिव स्पीड, सापेक्ष चाल। तो सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड माइनस होती है। अगर ये ट्रेन ऐसे आती तो फिर ये प्लस हो जाती स्पीड। फिर 30 से ये आ रही है, 110 से ये आ रही है, तो ये 140 हो जाती। ठीक है, तो फिलहाल ये पहला पॉइंट समझ में आया। अब दूसरा पॉइंट डिस्टेंस की बात होती है। तो पहले मैं थोड़ा सा लिख दूं। उसने बोला दोनों रेल एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी। समय यानी कि दूरी बटे में चाल, ये फार्मूला होता है भाई समय निकालने का। और इस चैप्टर के अंदर फार्मूला होता है डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू में टाइम, यानी कि दूरी बराबर है
चाल गुना में समय, ये फार्मूला है भाई इस चैप्टर का। ठीक है, तो टाइम अगर मुझे निकालना है तो ये चाल यहां से डिवाइड में आ जाती है, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो अब यहां से मुझे दूरी पता करनी है। अब दूरी देखो कैसे पता करेंगे। देखो दो ट्रेन है, मैं दोनों ट्रेन लेके आता हूं एक बार तुम्हारे लिए। ये है दोनों ट्रेन, ये काले मुंह वाली, ये लाल मुंह वाली। ठीक है, ये लाल मुंह वाली जो है ये ट्रेन फास्ट है, इसका मुंह लाल हो रहा है, पूरा तेजी से चल रही है और इसको पार करेगी। ध्यान देखना, ध्यान से अब ये देखना है कि कितना डिस्टेंस पार होगा। ये ट्रेन है, ये चल रही है ऐसे। ठीक है, पीछे से ये आ रही है, मैंने कहा इसकी स्पीड तेज है तो ये इसको पार करेगी। ठीक है, पार करेगी। तो वास्तविकता के लिए मैं थोड़ा सा ट्रेन को इसको रोक रहा हूं। ठीक है, स्पीड की बात मैं कर चुका हूं, डिस्टेंस की बात कर रहा हूं। तो अगर ये ट्रेन आ रही है और ये इसको पार कर रही है तो क्या पार किया? तुम कहोगे नहीं किया। और ध्यान दे, अब इसने इसको पार करना शुरू कर दिया। ध्यान दो, काले मुंह वाली ट्रेन पार हो रही है लाल मुंह वाली द्वारा, और ये अभी भी पार नहीं हुई। ध्यान रखना, पार करने का मतलब क्या? जब ये ऐसे पूरा क्रॉस करके निकल जाएगी। तो ध्यान से देखिएगा, इस लाल ट्रेन ने काली ट्रेन को पार कर लिया है। और क्या पार हुआ? ध्यान से फिर से देखिएगा, रिप्ले एक्शन एक बार फिर से। ये पार कर रही है, कर रही है, कर रही है, कर रही है, और अब ये पार कर गई। यानी कि इस ट्रेन ने इसे पार करने के लिए खुद को भी पार किया और इसको भी पार किया। तो कुल दूरी क्या होगी? दोनों ट्रेन्स की लेंथ। ध्यान रखना, कुल दूरी क्या होगी? दोनों ट्रेन्स की लेंथ। और अगर ट्रेन ऐसे आती तो कुल दूरी क्या होती? देखो फिर से एक बार देख लो, ये ट्रेन देखो अभी तक पार नहीं हुई, अब पार करना शुरू कर गई, अभी पार करना शुरू कर गई, और अब ये पार करके निकल गई। तो इस सिचुएशन में भी इसने खुद को भी पार किया और इसको भी पार किया। तो कुल दूरी इसमें भी दोनों ट्रेन की लेंथ होती है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आपने दिमाग में बैठा लेना है कि दो रेल ऐसे जाएं या ऐसे आए तो पार करने पर कुल दूरी कितनी पार होती है? दोनों ट्रेन की लंबाई। तो ये हो गई दूरी, और बटे में स्पीड कौन सी लगती है? रिलेटिव। ऐसे जाएंगी तो दोनों स्पीड माइनस, और ऐसे आएंगी तो दोनों स्पीड प्लस। तो हमारी स्पीड कितनी है? 110 माइनस 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है भाई, तो ध्यान से देखिएगा। अब आंसर जो पूछ रहा है वो सेकंड में पूछ रहा है। तो सेकंड में अगर आंसर पूछेगा, टाइम सेकंड में पूछ रहा है, अगर टाइम सेकंड में पूछ रहा है तो ध्यान रखना डिस्टेंस मीटर में होना चाहिए और स्पीड मीटर पर सेकंड में होनी चाहिए। ठीक है, ये याद रखना है आपने। अगर टाइम सेकंड में है तो टाइम की यूनिट छोटी है, तो फिर डिस्टेंस की भी छोटी और स्पीड की भी छोटी। तो अब हम इसको चेंज करेंगे। तो याद रखना 450 और 300 कितना बन गया? 800 बटे 110 में से 30 गया तो 80। तो ये नीचे किलोमीटर पर आवर में है स्पीड, इसे मुझे चेंज करना है मीटर पर सेकंड में। तो याद रखना इससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मैं बता देता हूं, अगर स्पीड किलोमीटर पर आवर से हमें चेंज करनी है मीटर पर सेकंड में, ये बात स्पीड की हो रही है भाई, तो तुम गुणा करते हो किससे? 5/18 से। और अगर स्पीड मीटर पर सेकंड में है और तुम इसे चेंज करते हो किलोमीटर पर आवर में, तो मल्टीप्लाई होगी 18/5 से। ठीक है, ये दो बातें याद रखना कि किलोमीटर से मीटर, तो मीटर छोटा होता है भाई, इसलिए छोटा नंबर यानी कि 5 ऊपर आएगा। मीटर से किलोमीटर, किलोमीटर बड़ा होता है इसलिए बड़ा नंबर यानी कि 18 ऊपर आएगा। ठीक है, तो यहां पे मैंने चेंज कर दिया। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो 80 से काटूंगा तो 10 पे कटेगा, 5 से 2 पे कटा, और 18 दूनी 36 किलोमीटर, 36 किलोमीटर नहीं 36 सेकंड समय पूछ रहा था ना, तो 36 सेकंड का समय लगेगा भाई। 36 सेकंड का समय यहां पर लगने वाला है। ठीक है, बात आई समझ में? तो 36 सेकंड ऑप्शन सी में लिखा हुआ है। तो ये इसका जवाब है भाई क्वेश्चन का। तो इसी के साथ फिर अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ चलते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ चलते हैं। क्या है क्वेश्चन? पढ़िएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ दिस? देखो क्वेश्चन क्या है, 30 प्लस 10√5, 30 प्लस 10√5 का स्क्वायर रूट, ये हमसे पूछ रहे हैं। अब ध्यान से एक ट्रिक समझना। ट्रिक क्या है? सुनना ध्यान से। अगर यही क्वेश्चन तुम्हारा ऐसा हो, क्वेश्चन की पहचान कर लो बस। पहचान पता है क्या है? रूट के अंदर रूट,
रूट के अंदर रूट। तो रूट के अंदर रूट वाला एक क्वेश्चन मैं अलग से लिख रहा हूं। अगर क्वेश्चन ऐसे होता, ऐसे, और मैं पूछता ये किसके बराबर है, तो डिटेल तो मैं बता नहीं रहा, मैं क्या बता रहा हूं, मैं एक ट्रिक बता रहा हूं। और ट्रिक क्या है भाई, सिंपल सी, आसान सी है। इसके लिए पहचान रखना कि क्वेश्चन में रूट के अंदर रूट होना चाहिए, ये पहली पहचान है। और दूसरी पहचान क्या है, यहां पर 2 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। 2 है तो फिर क्वेश्चन आसान है, 2 नहीं है तो फिर थोड़ा सा स्टेप ज्यादा होता है। तो सुन लो, अगर यहां 2 होगा तो फिर आंसर क्या होगा, इस रूट वाले नंबर के ऐसे 2 टुकड़े, इस रूट वाले नंबर के ऐसे 2 टुकड़े जिनका मल्टीप्लाई करूं तो ये आ जाए, और जिनको ऐड करूं तो ये आ जाए। ध्यान दो, इन दोनों टुकड़ों को मल्टीप्लाई करने से 6 आ रहा है, 3 दूनी 6, और ऐड करने से 3 और 2 5 आ रहा है। तो अगर ऐसा आ रहा है तो इसका आंसर क्या होगा, बड़े टुकड़े पे रूट पहले लगा के, छोटे पे रूट बाद में लगा के, प्लस है तो प्लस लगा देना, माइनस है तो माइनस लगा देना, और ये आंसर आ गया, क्वेश्चन हो गया खत्म। बात याद रहेगी, ठीक है। तो अब ये बात अगर समझ में आ गई तो फिर यहां पे चलते हैं। अब यहां तो कहानी में गड़बड़ है। क्या, मैंने कहा सर यहां तो 2 होना चाहिए, तो तुम कहोगे सर यहां तो 10 है, तो मैं इसको अगर ऐसे लिख दूं तो मैंने क्या कुछ गलत कर दिया। तुम कहोगे नहीं सर आपने कुछ भी गलत नहीं किया, अब भी तो 10 ही है, बस तोड़ दिया आपने। फिर मैं कह रहा हूं इसकी मुझे यहां कोई जरूरत नहीं है, यहां तो बस 2 होना चाहिए, तो इसको अंदर फेंक देंगे, इसको रूट के अंदर फेंक देंगे। तो ये रूट के अंदर जब फेंकूंगा तो ये 25 बन जाएगा। अब मुझे पता है एक आध को लगेगा, बोला सर ये क्या बात, ये अंदर गया और 25 बन गया, कमाल है। अरे दिमाग से सोच के देखो, ये अंदर गया तो 25 बना, इसको फिर से बाहर निकालो तो 25 का रूट फिर से 5 नहीं आएगा क्या बाहर, ठीक है। तो ध्यान रखना, जब अंदर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा इसका, तो 25 बनेगा, और ये 5 ये पहले से लिखा हुआ है। तो अब ये क्वेश्चन में क्या बन चुका है, मैं एक बार मल्टीप्लाई करके लिखूं तो ये ऐसा बन गया, और ये वाली शक्ल और ये वाली शक्ल दोनों बराबर हैं, ठीक है। और मैंने क्या बोला था कि यहां रूट के अंदर रूट होना चाहिए, पहला पॉइंट, और दूसरा पॉइंट यहां 2 होना चाहिए, नहीं है तो पैदा करो, जैसे कि अभी किया। तो फिर इस नंबर के 2 टुकड़े जिनका मल्टीप्लाई करूं ये मिल जाए, तो तुमने कहा 25 पंजे 125, और मैंने कहा ऐड करूं तो ये मिल जाए, तो बन गए ना। तो फिर आंसर में क्या करना है, बड़े नंबर पे रूट लगा के पहले, प्लस है तो प्लस, छोटे नंबर पे रूट लगा के बाद में, और इसी को 25 का रूट लिखोगे 5, और ये बना एज इट इज, एंड आंसर बिकम्स 5 प्लस रूट 5, ऑप्शन नंबर बी। बस ये याद कर लेना, दोबारा अगर क्वेश्चन आ जाए ना कभी, फिर मुझे समझाना ना पड़े, ठीक है, आंसर बताना फिर। तो इसी के साथ फिर अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं, और अगला क्वेश्चन जो आ रहा है, देखने से लग रहा है एक ग्राफ का क्वेश्चन है। तो ग्राफ के क्वेश्चन को एक बार पढ़ा जाए, तुम पढ़ो तब तक मिटा तो दूं। और भाई वीडियो पसंद आ रही है तो भाई लाइक नहीं किया तो कोई बात नहीं, जबरदस्ती नहीं है, लेकिन हाँ शेयर तो कर दो, लाइक नहीं कर रहे तो कुछ तो कर दो, ठीक है, भला हो जाएगा किसी का। क्वेश्चन क्या कह रहा है, दी गार नहीं बार, गार तो होती है मिट्टी वाली। द बार ग्राफ गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय बुक सेलर इन 6 मंथ। क्या कह रहा है वो, और समझा करो, मैं समझाता भी हूं क्वेश्चन को, कि ये जो ग्राफ यहां दिखाई दे रहा है, इसमें किताब वालों द्वारा, जो किताब वाले हैं उन्होंने किताबें बेची हैं 6 महीने में। और ये सही नहीं दिख रहा तो मैंने बोला टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां पे सही दिखेगा ये पीडीएफ में। ये मंथ पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 6 महीने। यहाँ पे नंबर ऑफ बुक्स, ये थोड़ा सा बस ऐसे मिला यार, कोई बात नहीं, ये नंबर ऑफ बुक्स है 0, 500, 1000 ये रेंज है, 1500, 2000 ये इस तरह से रेंज दे रखी है, ठीक है। यानी कि पहले मंथ में 1200 किताब बिकी हैं, दूसरे में 1600 है, तीसरे में 2000, 2400, 2700, 3000, ठीक है। इसके बाद आगे क्या बोल रहे हैं, अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन मंथ M4 एंड द एवरेज नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड पर मंथ। यहां क्या बोला गया, मैं एक बार लिख देता हूं। कह रहे अंतर क्या होगा, जो किताब हमने चौथे महीने में बेची, मंथ 4 में जो किताब हमने बेची हैं, इसका क्या डिफरेंस होगा जो हमने 6 महीने में किताब बेची, 6 महीने में किताब बेची उसके एवरेज से, ठीक है। देखो ध्यान से लिखा है द एवरेज नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड पर मंथ, ठीक है।
सुन लिया, ये समझ में आया। और एवरेज जो होता है ना भाई, वो होता है सम अपॉन में नंबर, यानी कि औसत होता है योग बटे में संख्या। ठीक है, तो अब वापस अब टेबल की तरफ चलते हैं, यहां चलना पड़ेगा भाई हमें। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, मैं एक बार फिर से थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। यहां पे 6 महीने में दुकानदारों ने किताबें बेची हैं, ये किताबों की संख्या है, अलग अलग महीने में अलग अलग नंबर्स हैं। ठीक है, नहीं दिख रहे तो कोई बात नहीं, मैं बोल के बता रहा हूं। तो उसने कहा कि चौथे महीने में जितनी किताब बिकी हैं, तो चौथे महीने में कितनी किताब बिकी हैं, तो हम देखेंगे ग्राफ बता रहा है 2400 किताबें बिकी हुई हैं। ठीक है, 2400 किताब बिकी हैं चौथे महीने में, माइनस इसका डिफरेंस बताना है इन 6 महीनों में औसतन कितनी किताबें बिकी हैं। तो 6 महीने का एवरेज हमें निकालना है बुक्स का, तो टोटल बुक्स का सम बटे में मंथ की संख्या। तो अब इनका सम करेंगे, तो देखो सम किसका करना है, मैं इन वैल्यूज को लिख रहा हूं यहां पर 1200 प्लस, ये इसलिए लिख रहा हूं ताकि तुम पढ़ सको, तुम्हें भी दिखें ये। ठीक है, तो तुम भी कैलकुलेट कर सकते हो। ये अलग अलग महीने की किताब है, 2700 और फिर ये 3000। ठीक है, तो अब ऐड करते हैं, तो 3 और 2 5 और 2 7 2 9 10 11, 11,000 तो एक हो गई 11,000, और 700 इसमें ज्यादा है, 7 4 11, 11 6 17 और 2 19। ठीक है, 1900 और होगी। तो टोटल बुक्स कितनी हो गई 12,900। तो 12,900 किताब बिकी टोटल 6 महीने में। तो हर महीने की एवरेज कितनी बनी, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे 6 से, तो 6 दूनी 12, 6 एकम 6, 6 पंजे 30, 2150। ठीक है, तो 2400 में से 2150 गए तो कितना बनेगा, 250 बनेगा, और ये इसका आंसर होना चाहिए भाई। ठीक है, तो दिख रहा है कहीं, एक बार आंसर चेक करते हैं। 250 दिख रहा है, ऑप्शन सी में दिख रहा है भाई, ऑप्शन सी जो है वो सही जवाब है इसका, और क्वेश्चन हो गया सोल्व। ठीक है, क्लियर है बात, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, और इसी के साथ फिर अगले 50th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और 50th क्वेश्चन को ही आप देखें। ये मैं थोड़ा सा इसको ऐसे लिख रहा हूं। ठीक है, तो 50th क्वेश्चन आपने अब पढ़ना है। क्या बोल रहा भाई, पढ़ो। व्हाट इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 3/4, 5/6, 6/7। ध्यान से सुनना क्या बोला, उसने पूछा कि HCF क्या होगा, किसका, 3/4 का, 5/6 का और 6/7 का। और HCF जो होता है ना भाई, उसको हम बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। तो ध्यान रखना भाई, HCF अगर पूछ रहा है तो ऊपर वाले नंबर का HCF आएगा और नीचे वाले नंबर का LCM आएगा। ऊपर वाले नंबर कौन से हैं, 3, 5 और 6। नीचे वाले नंबर कौन से हैं, 4, 6 और 7। ठीक है भाई, यहां तक अगर तुम्हें बात समझ में आ गई तो याद रखना, अगर HCF है तो ऊपर वालों का HCF, नीचे वालों का LCM, और अगर LCM पूछता तो ऊपर वालों का LCM, नीचे वालों का HCF। ऊपर वाले ये हैं। ठीक है, अब देखो HCF क्या होता है, एक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। ठीक है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब एक ऐसा नंबर जो सबके पास मौजूद हो। तो मुझे बताओ, क्या ऊपर वाले तीनों नंबर किसी नंबर से कट रहे हैं, कोई एक ऐसा नंबर जिसके पहाड़े में सारे आए? तो तुमने कहा ऐसा कोई नंबर नहीं है, सिर्फ एक ऐसा नंबर है, 1 तिया 3, 1 पंजे 5, 1 छीके 6। तो एक से सारे कट रहे हैं, तो एक जो है वो इनका HCF है। नीचे की बात करते हैं, नीचे बात करें अगर LCM की, तो LCM के लिए आप एक तरीका तो ये लगा सकते हैं 4, 6, 7, फिर एक ऐसा नंबर लिखें जिससे कम से कम 2 कटे। ध्यान रखना, ऊपर वाले में मैंने बोला था एक ऐसा नंबर जिससे सारी वैल्यू कटे, तो फिर एक ऐसा नंबर था जिससे सारे कट रहे थे, तो ये है HCF। नीचे के लिए मैं क्या बोल रहा हूं, एक ऐसा नंबर जिससे कम से कम 2 कटे। तो तुमने कहा ये दोनों वैल्यू 2 से कट रही हैं, जो कटी मैंने काट दी, जो नहीं कटी एज इट इज लिख दी। फर्दर कोई नंबर जिससे 2 वैल्यू कटे नहीं, तो फिर इनको मल्टीप्लाई कर देना। तो 7 या 21 दूनी 42 दूनी 84, तो नीचे आएगा 84। तो आंसर बनेगा 1/84। तो आंसर ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। ठीक है, इसको आप वैसे भी फास्ट कर सकते थे। कैसे, ऊपर तो एक आएगा HCF, ये तो पता लग ही जाएगा। तो आंसर A, B या D में से होता, C आंसर नहीं होता। तो फिर
एलसीएम क्या होता है? एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है जो डिवाइड हो जाता है। ठीक है, मैंने क्या बोला? एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है जो डिवाइड होता है। ठीक है, तो अब मुझे बताइए 14 जो है क्या 4 से डिवाइड होगा? तो तुमने कहा नहीं, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन आंसर नहीं है। ठीक है, ये आंसर नहीं है, फिर बी और डी में से आंसर बनेगा। तो सिमिलरली अगर बात करूं मैं 42 की, तो क्या 42 भी 4 से डिवाइड होता है? तो तुम कहोगे नहीं होता, तो इसका मतलब ये भी आंसर नहीं है। बात करूं अगर बी ऑप्शन की, तो 84 देखो 4 से भी डिवाइड हो रहा है, 6 से भी डिवाइड हो रहा है और 7 से भी डिवाइड हो रहा है, ये सभी से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब यही हमारा क्या है? एलसीएम है। तो 1/84 आप बाई ऑप्शन भी कर सकते थे। ठीक है, तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है कि नीचे दिया गया दंड चित्र 7 विभिन्न ये दफ्तरों लिखा हुआ है, दफ्तरों से इस्तीफा देने वाले कर्मचारियों की संख्या को दर्शाता है। ठीक है, तो यहां पे एक ग्राफ दिया हुआ है, मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूं। ये वो ग्राफ है जिसमें क्या दिया हुआ है? नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, ये कर्मचारियों की संख्या है यहां पर, और यहां पर ये ऑफिसेज लिखे हुए हैं। O1 इज ऑफिस 1, ऑफिस 2, ऑफिस 3 एंड अप टू ऑफिस 7। ठीक है, तो कोई वैल्यू नहीं दिख रही है तो मैं बोल के बता दूंगा। तो यहां पे ये ऑफिस हैं और उनके कर्मचारी हैं। क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं? इंग्लिश में देख लो भाई पहले। द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज रिजाइनिंग फ्रॉम ऑफिस O6 इज व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज रिजाइनिंग फ्रॉम ऑफिस O2। ये कह रहा है कि जो दफ्तर है, दफ्तर O6 से इस्तीफा देने वाले जो कर्मचारियों की संख्या है, वो O2 दफ्तर से इस्तीफा देने वाले कर्मचारियों की संख्या का कितना प्रतिशत है। तो यहां से क्या बात समझाने की है, जिसके साथ ये लिखा हुआ ना का, ठीक है, O2 वाले कर्मचारियों की संख्या का कितना प्रतिशत है, तो जिसके साथ का लगता है उसको हम परसेंटेज में नीचे रखेंगे। ये बात ध्यान रखनी है। इंग्लिश में भी आपको बता दूं, इंग्लिश में लिखा हुआ है कि रिजाइनिंग फ्रॉम ऑफिस O6 इज व्हाट परसेंट ऑफ किसके साथ लगा है? द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज रिजाइनिंग फ्रॉम ऑफिस O2। तो ऑफ किसके साथ है? O2 के साथ है, तो इसे हमने नीचे रखना है। तो अब एक बार ग्राफ की तरफ चलते हैं, और ग्राफ में क्या दिया हुआ है कि O6 में जितने कर्मचारी हैं, देखो क्वेश्चन है O6 में जितने कर्मचारी हैं वो O2 के कर्मचारियों का कितना परसेंट है, ऐसा वो पूछ रहे हैं। तो अब देखो O6 में टोटल जो एम्प्लॉय हैं वो कितने हैं? 22 हैं। टोटल एम्प्लॉय कितने हैं? 22। और O2 में कितने हैं भाई? O2 में है 12। ठीक, तो O2 में है 12, और ये कितने परसेंट हो गए, इसके लिए आप 100% से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और अगर परसेंटेज में दिक्कत है तो भाई फिर 100 से मल्टीप्लाई कर देना। इसके बाद काटें, 4 × 12, 4 × 2500। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 और 5 55, बटे में 3, 3 कम 3 बचेगा 25, 3 × 8 24, 3 × 3 9, 183.3% के नियर अबाउट जो है वो आंसर आ रहा है। और ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से करना है। तो याद रखना, जिसके साथ का से इंग्लिश में ऑफ या देन लगेगा उसको परसेंटेज बनाने वक्त हमें नीचे रखना है। ठीक है, तो इसी के साथ फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अगेन ये ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है, तो जब तक आप स्टेटमेंट पढ़े, हाँ जी, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है भाई? The pie chart given below shows the number of bulbs manufactured by a company in 6 years. The number of bulbs manufactured in a particular year is shows as a percentage of total number of bulbs manufactured in 6 year. ये क्या कह रहा है यहाँ पर, मैं एक बार समझाता हूँ। ये पाई चार्ट है हमारा, ये पाई चार्ट है। ठीक है, इस पाई चार्ट में कह रहा है कि 6 साल के अंदर जितने बल्ब बनाए गए हैं, ठीक है, 6 साल के अंदर जितने बल्ब बनाए गए हैं उनके ये ईयर वाइज परसेंटेज यहाँ लिखे हुए हैं। परसेंटेज कुछ ज़्यादा डार्क हैं क्योंकि ये इमेज हमने बुक में से खींची है, लेकिन फिर भी मैं समझा दूंगा। यहाँ पर ये 16% है, 10% है, 20%, 30, 10 एंड 14%। और भाई इसकी PDF भी आपको मिल जाएगी। मैंने बताया कि आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा, राकेश सर मैथ्स क्लासेस
PDF, जहां पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। ठीक है, तो फिलहाल क्वेश्चन में ये आपको बल्ब की सेल का एक पाई चार्ट दिया हुआ है, ये लिखा भी हुआ है, कंपनी द्वारा 6 वर्षों में बनाए गए बल्ब की संख्या को दर्शाता है और किसी विशिष्ट वर्ष यानी कि पर्टिकुलर ईयर में बनाए गए बल्ब की संख्या को 6 वर्ष में बनाए गए कुल बल्ब की संख्या के रूप में दर्शाया गया है। ठीक है भाई, तो अब पूछ क्या रहा है वहां पे चलते हैं। इफ द टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स मैन्युफैक्चर्ड इन 6 years इज 1 लाख, 1 लाख अगर 6 साल में बनाए हैं बल्ब, देन व्हाट इज द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ बल्ब्स मैन्युफैक्चर्ड इन ईयर Y3 एंड Y5, यानी कि जो बल्ब तीसरे साल में और जो बल्ब 5वें साल में बनाए हैं इनके नंबर में क्या डिफरेंस है, ये हमसे वो पूछना चाह रहे हैं। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो पाई चार्ट हमारा ये रहा। तो भाई देखो, थर्ड ईयर में कितने बल्ब बनाए? 30%। थर्ड ईयर में कितने बनाए हैं? 30%। और फिफ्थ ईयर कहाँ है भाई? ये रहा। फिफ्थ ईयर में कितने बनाए हैं? 14%। ठीक है, तो इनका हमने डिफरेंस निकालना है। और टोटल जो बल्ब है 6 ईयर में जो बने हैं, टोटल वो बने हैं 1 लाख, 1 लाख बल्ब जो है वो टोटल बने हैं 6 साल के अंदर। तो अब ऐसा नहीं करना कि 1 लाख का 30% निकालो फिर 1 लाख का 14% निकालो, नहीं। आप मुझे बताइए जो बल्ब की संख्या में डिफरेंस है वो कितने परसेंट का है? तो तुमने कहा वो 16% का डिफरेंस है। क्यों भाई? अगर मैं कहूं कि टोटल बल्ब 1 लाख हैं जिसमें से तीसरे साल में बनाए गए थे 30% बल्ब और 5वें साल में बनाए गए थे 14% बल्ब, तो इनकी संख्या में डिफरेंस कितना आया? 16% का, यानी कि तीसरे साल में 16% बल्ब ज्यादा बनाए थे। तो आपने जस्ट इस 1 लाख का 16% कैलकुलेट कर देना है और 16% कैलकुलेट करोगे तो ये आपका आ जाएगा 16,000। तो आंसर की तरफ बढ़ते हैं भाई। तो 16,000 लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर सी में। तो आपको बता दूं ये जो ग्राफ वाले क्वेश्चन भी होते हैं इनके लिए आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर होगा तो आप इनको इजीली कर पाएंगे। तो यहाँ पे परसेंटेज का कंसेप्ट लग रहा था। ठीक है, तो इस तरीके से करना है, अलग अलग वैल्यू ना निकालें। तो सी ऑप्शन आंसर है। इसी के साथ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इंग्लिश में आ चुका है जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवर्ती ब्याज का एक क्वेश्चन है। ठीक है, और टाइप को समझते रहना भाई। जो टाइप्स आ रही हैं क्वेश्चन की उनको समझना है। अगर वैसी टाइप दोबारा फिर से आती है तो आप उसका आंसर करें। तो इंग्लिश में आपने पढ़ लिया होगा। समय बचाने के लिए मैं एक ही लैंग्वेज पढ़ रहा हूँ, हिंदी। एक राशि चक्रवर्ती ब्याज पर वार्षिक संयोजन पर, वार्षिक संयोजन का मतलब क्या है? एनुअल जो है वहां पर इंटरेस्ट मिल रहा है एनुअली, 4 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो गई। समान दर से चक्रवर्ती ब्याज पर वार्षिक संयोजन पर यह राशि कितने वर्षों में स्वयं की 9 गुना हो जाएगी? देखो यहाँ पे एक बोल क्या रहा है, बोला हमारे पास कोई प्रिंसिपल अमाउंट है और वो 3 गुना हो गया। कितने गुना हो गया? 3 गुना। यानी कि मेरे पास 1 रुपए है तो वो 3 रुपए बन गए। आप ऐसे भी बोल सकते थे कि मेरे पास 100 रुपए थे और वो 300 हो गए। ठीक है, और ऐसा होने में कितने लगे? 4 साल लगे। ठीक है भाई, 4 साल में स्वयं की 3 गुना हो गई। तो समान दर से चक्रवर्ती ब्याज पर यह राशि कितने साल में 9 गुना हो जाएगी? तो आपको मैं बता दूं यहां पर चक्रवर्ती ब्याज के बारे में आप जानते हैं कि ब्याज पर ब्याज ही आपका चक्रवर्ती ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। ठीक है, तो ब्याज पर ब्याज, तो यहां से हम इसको एक नाम से और बुलाते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है उसे हम सक्सेसिव इंक्रीज भी बोलते हैं, यानी कि क्रमागत वृद्धि भी बोलते हैं, यानी कि क्रम से वृद्धि होना। जैसी वृद्धि, जैसा इंक्रीज एक पर्टिकुलर टाइम में हुआ वैसा ही अगले टाइम में भी होगा। इसका मतलब क्या? एक बात तो ये कि ब्याज पर ब्याज लगता है कि यहां पर अगर मेरा प्रिंसिपल वैल्यू है, अगर ये मेरा प्रिंसिपल यानी कि मूलधन है तो 4 साल में ये बन गया अमाउंट जो कि कितने रुपए हैं? 3 रुपए। मेरे पास 1 रुपए था और 4 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट से वो कितने हो गए? 3 रुपए हो गए।
फिर से मैंने इस 3 रुपए को इन्वेस्ट कर दिया, तो अब ये 3 रुपए मेरे प्रिंसिपल का काम करेगा। क्यों? ये प्रिंसिपल में ब्याज आ चुका है। अमाउंट कब बनती है? जब प्रिंसिपल में ब्याज इंक्लूड हुआ होगा तब जाके अमाउंट बनी थी। तो तुमने कहा ब्याज पर फर्दर ब्याज लगता है, तो ये फर्दर हमारा प्रिंसिपल की तरह ट्रीट होगा। और अगले 4 साल में क्या होगा? देखो पहले 4 साल में 3 गुना हुआ था, तो अगले 4 साल में भी 3 गुना होगा। तो 3 का 3 गुना करूंगा तो कितना बनेगा? 9 बनेगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? फर्स्ट 4 ईयर में ये 3 टाइम हुआ था, तब 3 रुपए बन गए थे। अगले 4 ईयर में फिर से ये 3 टाइम होगा तो कितने बनेंगे? 9 रुपए बनेंगे। तो यहां पर टोटल साल कितने लगे? तो तुमने कहा यहां पर लगे हैं 8 साल। तो 8 ईयर इस क्वेश्चन के लिए आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को एक तो तरीका ये है आप जिससे कर सकते हैं। इसके अलावा एक आसान तरीका और होता है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। उसके लिए आपको क्या करना है, आपने कहा भाई मेरे पास था 1 रुपया और वो हो गए हमारे 3 रुपए, और ऐसा कितने साल में हुआ? 4 साल में। तो यही प्रिंसिपल जो है मेरा, ये 9 गुना, यहां पे लिखा हुआ है 9 टाइम्स, यानी कि 9 गुना कितने साल में हो जाएगा। तो मुझे देखना है यहां से यहां तक मुझे कितने साल लगेंगे। तो अब इसको कैसे करते हैं, एक दूसरा तरीका जो होता है, इसको मैं देखो 3 की पावर 1 बोल सकता हूं भाई। ये क्या है? ये 3 की पावर 1 है भाई, 3 एक ही बार लिखा हुआ है। ये 9 जो है वो 3 की पावर 2 है, और इस 1 को मैं लिख सकता हूं 3 की पावर 0। किसी की भी पावर 0 जो होती है वो 1 के बराबर होती है। ठीक है भाई, 3 की पावर 0 भी 1 होगा, 2 की पावर 0 भी 1 होगा, x की पावर 0 भी 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये बेस सभी के सेम है। तो यहाँ से अब हमने क्या देखना है कि इस 0 से 1 पावर तक, 0 से 1 पावर तक जाने में कितने साल लगते हैं? तो तुमने कहा यहाँ पे हमें लगते हैं 4 साल। तो फिर मैं कहूँ कि 0 से अगर 2 पावर तक जाना है, क्योंकि हमने क्या देखना है कि यहां से यहां तक 9 गुना होने में कितना टाइम लगेगा। तो 1 पावर तक 4 साल लग रहे हैं, तो 2 पावर तक लगेंगे 4 दूनी 8। तो 8 ईयर जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि कई बार है ना ये बोलता है कि 81 गुना होने में कितना समय लगेगा, या 243 टाइम होने में कितना समय लगेगा। तो फिर ऐसे थोड़ा सा ज्यादा लंबा हो जाता है लिखने में। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, जो आपको ठीक लगा हो आप उस मेथड का इस्तेमाल करें। तो इसी के साथ फिर हम बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन अगर फिर से आता है तो भाई आप कर देना, और कुछ बेसिक बातें मैंने बता भी दी हैं क्वेश्चन से रिलेटेड। क्वेश्चन है कि 30% ऑफ a इक्वल टू 50% ऑफ k। इफ k इज 72 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 15% ऑफ a। तो देखो ये क्या कह रहे हैं, जैसा बोल रहा है वैसे भी लिखेंगे हम। 30%, भाई परसेंटेज हटता है तो नीचे 100 लगता है, किसका? a का, इज इक्वल टू 50%। 50% कैसे लिखेंगे? परसेंट हटाएंगे नीचे 100 लगेगा, किसका? k का। तो यहां से देखो 0 से तो 0 कट जाएगी। तो नेक्स्ट टाइम अगर कहीं पर भी ऐसे 2 परसेंटेज आ रहे हैं बराबर में, तो परसेंटेज आप डायरेक्टली हटा के लिख देना। फिर यहां से 0 कट जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर? उसके बाद उसने बोला इफ k 72, k की वैल्यू भी दे रहा है, तो 3a इक्वल टू 5 इंटू 72। भाई k की वैल्यू मैंने रख दी, तो 3 से काटूंगा तो 24 पे कटेगा। ठीक है, और a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 24 पंजे 120। यहां तक कोई दिक्कत? पढ़ के लिख दिया। फिर कह रहे हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 15% ऑफ a। तो a का 15% जो है वो हमसे पूछ रहा है, तो सीधा ही तुम क्या करो, 120 का 15% कैलकुलेट कर दो। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1 0 कट जाएगा। ठीक है, 15 से 5 से काट देते हैं, 5 3 15, 5 दूनी 10, और 2 से काटेंगे 6 पे, और ये कितना आ जाएगा? 6 3 18। ठीक है भाई, ये आ गया इसका आंसर, जिसे आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। ठीक है, जब भी ये परसेंटेज कैलकुलेट करना हो तो मैं अब आपको सिखा देता हूं। अगर मुझे 120 का 10% कैलकुलेट करना है, तो ध्यान रखना भाई इसको 10 से डिवाइड कर देना। क्या बात याद रहेगी? क्लियर? कोई भी नंबर है, अगर आप उसका 10% कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ऐसे बार बार मल्टीप्लाई करके ना लिखे 120 गुना 10 बटे में 100, नहीं। कोई भी नंबर 10% के लिए 10 से डिवाइड कर देना, 10% की वैल्यू आ जाएगी। तो भाई 120 को 10 से डिवाइड करूंगा तो 12 जो है वो 10% की वैल्यू होगी। लेकिन मुझे 15% बताना है, तो अगर तुम्हें 10% मालूम पड़ गया भाई, तो 5% के लिए तो इसका आधा ही करना है। तो 12 और 6 18, आप ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो इस तरीके से आप याद रखना।
और अगर 1% किसी भी नंबर का कैलकुलेट करेंगे भाई तो उस नंबर को आप डिवाइड करेंगे 100 से। दिस इज 1.2। ठीक है, तो 10% के लिए 10 से डिवाइड और 1% के लिए 100 से डिवाइड। ठीक है, तो याद रखना इसको। तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इंग्लिश में पढ़ दो भाई फटाफट, और वीडियो पॉज करके आप सोल्व भी कर सकते हैं, ये आप प्रैक्टिस सेशन भी लगा सकते हैं इसको। हाँ जी, इंग्लिश में पढ़ लिया तो मैं हिंदी की तरफ बढ़ूं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 84,000 रुपए की एक राशि को P, Q तथा R के बीच में क्रमशः 2:5:7 के अनुपात में विभाजित किया गया। यदि उनमें से प्रत्येक को 100 रुपए कम मिलते हैं तो Q तथा R द्वारा प्राप्त की गई राशि का जो रेशियो है वो पूछना चाह रहा है। तो अब देखो यहाँ पे सबसे पहले कौन कौन है, P, Q और R। P, Q और R जिनके बीच में जो पैसा बटा है वो किस रेशियो में बटा है, 2:5:7 में, और रुपए कितने हैं, 84,000। तो 84,000 को अगर मैं डिवाइड कर रहा हूं तो 2 हिस्से इसको देने हैं, 5 इसको देने हैं, 7 इसको, तो 7, 5, 12 और 2 14 हिस्सों में हमने इसको बांटना है। तो एक हिस्से की वैल्यू कितनी आएगी, 6,000। ठीक है, एक हिस्सा 6,000 के बराबर आया, तो यहाँ पे 6,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12,000 इसको मिलेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 30,000 इसको मिलेंगे और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 42,000 इसको मिल जाएंगे। ठीक है, यानी कि हमने पूरे 84,000 को बांट दिया। अब क्या बोल रहा था, यदि उनमें से प्रत्येक को 100 रुपए कम मिलते, हर एक बंदे के 100 रुपए हम कम रख लेते, तो क्रम से Q तथा R द्वारा प्राप्त की गई राशि का जो रेशियो होगा वो कितना होगा। तो Q और R का बताना है। तो इसके 100 रुपए कम कर दो भाई, Q और R के लिए इसको 100 रुपए कम कर दो और इसको भी 100 रुपए कम कर दो। तो देखो यहां पे अब रुपए इसको कितने मिलेंगे, तुम कहोगे 41,900। इसको कितने मिलेंगे, तुमने कहा 29,900। ठीक है, तो 29,900 और 41,900 का अगर मैं रेशियो तुमसे पूछूं तो 2 0 से 2 0 कट गई। ठीक है, और कुछ कट रहा है, ऑप्शन एक बार देख लेते हैं किस तरह के लिखे हुए हैं। तो ऑप्शन में 299 और 419 लिखा हुआ है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी इसका जवाब बन जाएगा। ठीक है, तो यही पूछ रहा था, तो 100 रुपये लेस कर देना, बस यहाँ पे लेस करवा के देखना चाह रहा था कि तुम ठीक करोगे कि नहीं करोगे। तो ऑप्शन डी आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। तो इसी के साथ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, इंग्लिश लैंग्वेज में ही है। Two pipe X and Y alone can fill an empty tank in 105 minutes and 140 minutes respectively. Pipe Z can empty the rate of 4 gallons per minute. ठीक है, if pipe X, Y and Z are open together and they fill the empty tank in 84 minutes, then what is the capacity of tank? ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है, तो हिंदी में एक बार समझा देता हूं। यहां पे कह रहे हैं कि 2 नल हैं, एक नल है X और दूसरा है Y। तो ये जो है अकेले टंकी को 105 और 140 मिनट में भर सकते हैं। ठीक है भाई, जबकि एक तीसरा नल जो Z है वो टंकी को खाली करता है, जो कि 4 गैलन 1 मिनट में खाली कर सकता है। ठीक है भाई, तो अगर तीनों नलों को हम एक साथ चला दें तो जो पूरी टंकी है वो 84 मिनट में क्या हो जाती है, खाली हो जाती है। तो कह रहे टंकी की क्षमता क्या है। तो ध्यान रखना, ये हमारा पाइप एंड सिस्टम यानी कि नल एवं टंकी का क्वेश्चन है। तो इस टाइप के लिए आपने करना क्या होता है, ऐसे ही करना है जैसे मैं अब समझाऊंगा। देखो x कितने मिनट ले रहे हैं, 105, y कितने ले रहे हैं, 140, और 84 मिनट लगे। टुगेदर दे कैन फिल एन एम्प्टी टैंक, अगर तीनों को चला दे तो खाली नहीं कर रहा भाई, ये ध्यान रखना, मैंने शायद खाली बोल दिया, कि अगर तीनों नलों को X, Y, Z को एक साथ चला दिया जाए तो खाली टंकी जो है वो 84 मिनट में भर जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे इस 84 मिनट में क्या हो रहा है, दोनों भरने वाले भी चल रहे हैं और खाली करने वाले के लिए हम माइनस का साइन लेते हैं। ठीक है भाई,
तो अब सबसे पहला काम क्या होता है, हमें इन सब का एलसीएम लेना होता है। ठीक है भाई, 105 का, 140 का और 84 का एलसीएम। बस सुनते रहना ध्यान से, जितना ध्यान से आप सुनेंगे उतने ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि मैं पॉइंट्स जो भी दिक्कत आने वाली है वो मैं आपको बोल के समझा रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले एलसीएम लेंगे। तो 7 से सारी वैल्यू कट रही है, तो 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 7 से 20 पे कटा, 7 से 14 पे कटा, सॉरी 12 पे कटा। ठीक है, फिर दो वैल्यू जब तक आपकी कटती रहे आप काटें। हमने देखा कि ये 5 से कट रही है तो 5 से काट दिया, तो 5 दिए 15, 5 चौके 20 और ये एज इट इज। फिर हमने देखा यार 3 से भी कट रही है वैल्यू, ठीक है, तो 3 से काट दो, 3 एकम 3, जो नहीं कटे एज इट इज, 3 चौके 12। और फिर ये दोनों वैल्यू 4 से भी कट रही है तो इनको भी काट दो। तो काटने के बाद अब हमारे पास क्या बच गया, 7 पंजे 35, 35 गुना 4 करेंगे तो 140 और 140 गुना 3 करोगे तो 420। तो 420 जो है वो एलसीएम आ गया, और हम मान लेंगे ये हमारी टंकी की कैपेसिटी है। टंकी की जो क्षमता है वो कितनी है, 420 लीटर। ठीक है, तो अब क्या करना है, देखो एलसीएम तो आगे समझ में। अब इस 420 को, ये हमने क्या मान लिया, टोटल कैपेसिटी ये हमने मानी है। ठीक है, 420 लीटर की टंकी है। तो अगर 420 को मैं 105 से डिवाइड करूंगा तो ये कितने पे चलेगा, ये चलेगा 4 पे। 420 को 140 से डिवाइड करूंगा तो ये चलेगा 3 पे, और 84 से करूंगा तो ये चलेगा 5 पे। ठीक है भाई, तो यहां से ये काम आपने करना है। तो यहां पे अब मैं आपको बता दूं कि इस टाइप के अंदर आपको क्या करना होता है। ये मिटा रहा हूं भाई, एलसीएम तो आपने देख ही लिया। ये जो यहां पर आ रहे हैं, ये इनको हम बोलते हैं एफिशिएंसी। इनको क्या बोलते हैं हम, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी यानी कि क्षमता, ये है क्षमता, यानी कि एफिशिएंसी है भाई यहां पर ये। ठीक है भाई, और जो भी हमने काम करना है तो उसके लिए अगर हमें एफिशिएंसी मालूम होगी तो हम देख पाएंगे कि वो काम कितनी देर में समाप्त होगा। जैसे मैं एक छोटे से एग्जांपल से बताता हूं कि मान लो मैंने कह दिया कि मुझे 10 रोटी खानी है। ठीक है, खा नहीं सकता, कभी सोचो कि सर इतनी रोटियां खाते हैं क्या, नहीं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि मान लो मुझे 10 रोटियां खानी है और मैं 1 मिनट में 2 रोटी खाता हूं। ठीक है, तो मुझे कितने मिनट लगेंगे, तो तुमने कहा कि सर आपने 10 रोटी खानी है, 1 मिनट में 2 खा रहे हो, तो आप 5 मिनट में सारी रोटियां खा जाओगे। ठीक है, जैसे मैं कह रहा हूं कि मैं ये जो पढ़ा रहा हूं आपको, इसको खत्म करने के लिए मुझे 60 दिन का समय लगेगा अगर मैं 1 घंटा डेली पढ़ाऊं तो। ठीक है, तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि मैं अगर 3 घंटे डेली पढ़ाने लग जाऊं तो तुम कहोगे सर अगर 60 घंटे में पूरा सिलेबस होता और 3 घंटे डेली पढ़ा रहे हो तो फिर आप 20 दिन में ही पढ़ा दोगे। तो यही कंसेप्ट है इस चैप्टर के अंदर कि आपने टोटल वर्क को डिवाइड करना है एफिशिएंसी से। ठीक है, और किसकी एफिशिएंसी, जिससे काम करवाना है। तो यहां पे देखिएगा जो ये पाइप जेड है वो 4 गैलन खाली कर सकता है, और हमने जो टंकी है वो टंकी की क्षमता निकालनी है। तो ध्यान रखना, हम इससे एक बार खाली करवा लेते हैं। अब वो खाली कैसे होगा देखते हैं। तो मुझे बताओ, अगर x चलेगा तो ये मैंने क्या बोला, एफिशिएंसी है। तो अगर ये x नल चलता है तो ये 4 गैलन पानी भरेगा। गैलन दे रखा है ना उसमें, तो 4 ये गैलन में ले लो फिर ना, लीटर की बजाय ये गैलन में दे रखा है। ठीक है भाई, तो इसको चलाएंगे तो 4 गैलन पानी भरेगा 1 मिनट में, इसको चलाएंगे तो 3 गैलन पानी भर देगा 1 मिनट में। तो इसका मतलब अगर ये दोनों चलते हैं तो 7 गैलन पानी भर जाएगा 1 मिनट में। ठीक है ना भाई, अगर ये दोनों भरने वाले नल चला दिए जाएं तो 4 ये भरेगा, 3 ये भरेगा, तो टोटल 7 गैलन पानी भरेगा 1 मिनट में। जबकि तीनों के चलने से क्या कहानी हो रही है कि तीनों के चलने से केवल 5 ही लीटर भरा जा रहा है। अब आप एक बात सोच के देखिए यार, भरा तो जाना चाहिए था 7 लीटर और तीनों के चलने से भरा गया 5 लीटर, तो 2 लीटर जो है वो कम दिखाई दे रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पर एक तीसरा
जो लगा हुआ है नल ये टंकी को खाली करता है, भरता नहीं है, ये खाली करता है। इसका मतलब इन्होंने 7 भरा लेकिन टंकी में जाता हुआ दिखा 5 ही लीटर, तो 2 लीटर जो है वो कहाँ चला गया, वो इसने खाली कर दिया। यानी कि ये जो खाली करने वाला है इसकी जो एफिशिएंसी है वो 2 गैलन खाली करने की है। ठीक है, तो जेड जो है वो 2 गैलन 1 मिनट में खाली करता है, तो अगर 420 गैलन उसको खाली करना है तो उसको लगेंगे 210 मिनट। ठीक है भाई, तो उसको कितने मिनट लगने वाले हैं, 210 मिनट लगने वाले हैं। क्लियर है, यहां तक बात अगर समझ में आ गई तो फिर अब आगे बढ़ाते हैं। और अगर ये नहीं समझ में आए कि भाई हमने इसकी एफिशिएंसी कैसे निकाली, ध्यान दो, एक्स की क्षमता एफिशिएंसी मेरे पास थी, वाई की भी थी, जेड की नहीं थी, तो उसको आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि भाई तीनों के चलने से टंकी में जा रहा है 5 लीटर पानी, जिसमें से x ने भरा था 4, y ने भरा था 3, z का पता नहीं। तो यहां से अगर आप z कैलकुलेट करेंगे तो ये 7 इधर जाके माइनस हो जाएगा और यहां से z की वैल्यू आ जाएगी 2। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, अगर जैसे मैंने बोल के बताया वैसे समझ में नहीं आ रहा तो ठीक है। तो तीनों के चलने से कितना काम हुआ वो देख लें, जिसमें से x और y ने कितना कर दिया उसको फिर z के लिए सोल्व कर लें। ठीक है, तो यहां पे 210 मिनट लग रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन में ये बोला गया था कि जो नल जेड है खाली करने वाला वो 4 गैलन पर मिनट खाली कर सकता है। तो मैंने कहा कि नल जेड पूरी टंकी कितने मिनट में खाली करेगा, तो तुमने कहा 210 मिनट में खाली करेगा। ठीक है भाई, 210 मिनट में खाली कर देगा। तो टंकी की क्षमता कैसे होगी, अब मैं क्या कह रहा हूं कि भाई ये वाला नल है ना 4 गैलन 1 मिनट में खाली करता है और ये 210 मिनट तक चालू रहा टंकी खाली करने के लिए, तो 840 गैलन पानी इसने खाली किया। भाई 1 मिनट में 4 गैलन, तो 210 मिनट में कितना, 840 गैलन। तो ऑप्शन देखते हैं इसके, लिखे हैं कहीं पे, बिल्कुल लिखा है, देखो 840 गैलन ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो इस तरीके से करना है। तो कंसेप्ट मैंने समझाया आपको, और इस तरह का क्वेश्चन अब दोबारा आ जाए तो फिर छोड़ना नहीं है। तो इसी के साथ फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने जो है ध्यान से पढ़ना है इंग्लिश में, क्योंकि हिंदी में आई थिंक थोड़ा सा गड़बड़ है स्टेटमेंट में, तो कोई बात नहीं, भी देखते हैं भाई। स्टेटमेंट में पढ़ दे रहा हूं, क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 21 सेंटीमीटर, circumference of this circle is equal to the perimeter of a parallelogram PQRS। PQ 36 दे रखा है and the distance between PQ and SR is 20 centimeter, then what is the distance between PS and QR। अब देखो कहानी थोड़ी सी अलग सी लग रही है और ये हिंदी वाली तो स्टेटमेंट पूरी नहीं है, तो मैं इसी से बनाता हूँ, एक बार समझिएगा। मैं बनाता भी चलूंगा और उसको समझाता भी चलूंगा। कह रहा है कि रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 21 सेंटीमीटर। कह रहा है कि एक सर्कल है, एक वृत्त है जिसका जो रेडियस है वो 21 सेंटीमीटर है। अगर किसी को वहां स्टेटमेंट नहीं समझ में आई, ठीक है, हिंदी में थोड़ा अगले पेज पे होगी थोड़ा सा, तो मैं यहां समझा रहा हूं कि एक सर्कल है जिसका जो रेडियस है, जिसकी जो त्रिज्या है वो 21 सेंटीमीटर है। फिर कह रहे हैं कि सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस सर्कल, कह रहे इस सर्कल की परिधि, देखो परिधि क्या होती है, यहां से मान लो तुमने स्टार्ट कर दिया तो ये जो पूरा चक्कर है, ये जो पूरा चक्कर है इसको आप बोलते हैं परिधि, यानी कि सर्कमफ्रेंस। ठीक है, और ये पूरा जो चक्कर होता है भाई ये होता है 2 पाई आर के बराबर। तो 2 पाई आर जो होता है वो क्या होती है परिधि होती है, सर्कमफ्रेंस होता है। तो मैं फिलहाल ये लिख रहा हूं, यहां से यहां तक ये पूरा जो एक चक्कर है वो किसके बराबर होता है, 2 पाई आर के बराबर, जहां पाई 22/7 और रेडियस हमारा 21 दे रखा है। कह रहे हैं कि सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस सर्कल इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ अ पैरेललोग्राम PQRS। एक पैरेललोग्राम है जिसको आप बोलते हैं समांतर चतुर्भुज, इनकी तस्वीर भी याद कर लो, इसको बोलते हैं पैरेललोग्राम यानी कि समांतर चतुर्भुज। ये है L, ये है B, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये भी लंबाई है, ये भी चौड़ाई है। जितनी ये है उतनी ये भी है, जितनी ये है उतनी ये भी है। ठीक है, तो ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। ठीक है, तो यहां पे उसने बोला कि इस सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है, इस सर्कल की जो परिधि है वो इस PQRS, इसका नामकरण भी कर दो PQRS, इस PQRS रेक्टेंगल के पेरीमीटर के बराबर है।
ठीक है। और रेक्टेंगल बोल रहा हूँ, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल पैरेललोग्राम वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पैरेललोग्राम है यानी कि समांतर चतुर्भुज के परिमाप के बराबर है। तो आपको बता दूं परिमाप होता क्या है, पेरीमीटर क्या होता है, क्लोज्ड फिगर की सभी साइड का सम, ये होता है पेरीमीटर। तो L प्लस बी, तो 2 बार L आ रहा है 2 बार B आ रहा है, तो ये किसके बराबर हो गए, ट्वाइस ऑफ L प्लस B के बराबर। ये बात अब तुम्हें समझ में आई। इसका ये पूरा एक चक्कर किसके बराबर है, 2πr के बराबर। यहां से इसका ये पूरा चक्कर किसके बराबर है, तो तुमने कहा L प्लस बी, तो L 2 बार आया, B भी 2 बार आया, तो 2 कॉमन लेके लिख दिया, ठीक है। तो यहां से अब वैल्यू को पुट करते हैं, तो 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, R की वैल्यू कितनी है 21, इक्वल टू 2 इंटू L। अच्छा आगे दे भी रहा है, पी क्यू 36 दे रहा है भाई, ये पी क्यू जो है ये 36 आपको बता भी रहा है, ये लिखा है पी क्यू 36 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू एंड एस आर, पी क्यू एंड एस आर इज 20 सेंटीमीटर। ये जो डिस्टेंस है ये आपको दिया 20 सेंटीमीटर। ध्यान रखना डिस्टेंस ऐसे परपेंडिकुलर ही लेना है, बोलना कि ये भी तो दूरी है, नहीं, दूरी हमेशा ऐसे सीधी शॉर्टेस्ट पाथ लेते हैं, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस 20 है, तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन पी एस एंड क्यू आर, तो पूछ क्या रहा है पी एस और क्यू आर के बीच का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आपसे वो पूछना चाह रहे हैं कि ये डिस्टेंस किसके बराबर होगा, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर है। तो अब देखिए यहां पे अब वैल्यू को पुट करते हैं और देखते हैं कहां तक हम पहुंचेंगे। L की वैल्यू भी हमारे पास 36 है और B की वैल्यू हम निकाल लेंगे। 2 से देखो 2 को उड़ा दो, 7 से 3 पे उड़ा दो, 22 3 66 हो गया, इक्वल टू 36 प्लस B। तो यहां से B की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 36 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो कितना बनेगा 30 बनेगा। यानी कि हमें ब्रेड्थ मालूम पड़ चुकी है जो कि कितनी है 30 सेंटीमीटर, ठीक है भाई, क्लियर है। तो देखो क्वेश्चन पढ़ते चलो, अपने आप बनता चलेगा। याद रखना जो पेरीमीटर इसका सरकमफ्रेंस, उसको परिधि जो बोलते हैं, और इसका पेरीमीटर वो कैसे निकाला मैंने, कितना होता है वो याद रखना है, नेक्स्ट टाइम आए तो कर लेना। अब उसने बोला कि ये हाइट 20 है, ये वाली हाइट पूछ रहा है, तो आपको बता दें एक पैरेललोग्राम यानी कि समांतर चतुर्भुज का एरिया यानी कि क्षेत्रफल कैसे निकलता है, इसका अगर हम एरिया निकालें तो वो होता है बेस इंटू में हाइट, बेस इंटू में हाइट, यानी कि क्षेत्रफल होगा आधार गुणा में ऊंचाई, ठीक है भाई, इसके बराबर होगा। अब बेस कौन सा होता है भाई, देखो ये बेस है तो फिर ये हाइट है, ठीक है। जितने साइड होंगी किसी फिगर के अंदर उतने बेस हो सकते हैं, इसका मतलब ये भी बेस हो सकता है, ये भी बेस हो सकता है, ये भी बेस हो सकता है और ये भी बेस हो सकता है। तो जितनी साइड है उतने बेस यहां पर हो सकते हैं। तो अगर ये बेस है, ये इसका परपेंडिकुलर है, तो एरिया क्या होगा 36 इंटू 20। तो आपने लिखा एरिया होगा 36 इंटू में 20, ठीक है भाई, 36 गुना में 20, ये हो गया इसका एरिया। लेकिन अगर मैं कहूं कि ये बेस है, तो अगर ये बेस होता तो फिर हाइट ये होती, तो फिर एरिया क्या लिखते हैं, फिर लिखते हैं हम 30 इंटू में x। कोई दिक्कत भाई, क्लियर है। तो अब देखो इससे कैलकुलेट करूंगा एरिया तो भी इस पैरेललोग्राम का, इस पूरी समांतर चतुर्भुज का आएगा, और इससे कैलकुलेट करूंगा तो भी इसका एरिया आएगा, ठीक है। तो ये दोनों एरिया क्या बराबर नहीं हुए, फिर बिल्कुल ये तो बराबर हो गए। तो बराबर हो गए तो बस आगे सोल्व करना था, 3 से कटा 12 पे, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 12 दूनी 24 सेंटीमीटर। तो यही वो पूछना चाह रहा था इस क्वेश्चन में। तो इसका जो आंसर है वो अगले पेज पर है, यहाँ पे लिखा हुआ है आंसर, तो 24 सेंटीमीटर ऑप्शन बी जवाब रहेगा, ठीक है भाई। तो ये था क्वेश्चन हमारा। याद रखना एरिया का फॉर्मूला आधार गुणा में ऊंचाई, लेकिन ये जब भी लगता है जब हाइट दे रखी हो, ठीक है, अदरवाइज फॉर्मूला अलग होता है तो वो बाद में बात करेंगे। तो इसी के साथ फिर अगला क्वेश्चन तुम पढ़ो, 58 नंबर। बड़ा है क्वेश्चन, कोई बात नहीं, मैं पढ़ दूंगा। देखो क्या है भाई क्वेश्चन। सुरेश was promised to receive a payment in form of rupees 1800 and one mobile phone for 1 year from a company. Due to some reason, after 8 months, he left the company and received a payment
इन द फॉर्म ऑफ ₹1100 एंड सेम मोबाइल फोन। ठीक है भाई, गुस्सा हो गया, हो जा भाई शांत। इफ ही सेल्स दैट मोबाइल टू हिज फ्रेंड एट अ प्रॉफिट ऑफ 65%, देन व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस ऑफ द मोबाइल फोन फॉर सुरेश। अब देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि सुरेश जो है ना, उसको कहीं पे काम मिला सुरेश को, और सुरेश को कहा गया कि भाई हम तुझे ना 1800 रुपये देंगे और एक मोबाइल फोन देंगे 1 साल में। वो कंपनी वाले कहते हैं सुरेश को, समझा रहा हूँ इसको हिंदी में नहीं है स्टेटमेंट। सुरेश को कहा कि भाई हम तुझे 1800 रुपये और एक मोबाइल फोन देंगे 1 साल के अंदर। अब सुरेश बोला जी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी कारण से ड्यू टू सम रीजन 8 महीने के बाद उसने नौकरी छोड़ दी। अब 8 महीने के बाद नौकरी छोड़ दी तो भाई उसका हिसाब तो करना ही पड़ेगा। अब हिसाब जब किया तो उसको 1100 रुपये दे दिए और वो फोन भी दे दिया। 1100 रुपये और वो फोन दे दिया, तो फिर उसने क्या किया कि वो जो फोन था वो अपने दोस्त को बेच दिया। अब 1100 रुपये तो उसने रख लिए और जो फोन था वो अपने दोस्त को बेच दिया, और दोस्त को भी 65% लाभ कमा के बेच दिया। तो कह रहा है व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस ऑफ द मोबाइल फोन फॉर सुरेश, यानी कि इसने वो फोन जो है वो कितने का बेचा अपने दोस्त को। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल मैं समझाना चाहूंगा। आप मुझे बस एक बात का जवाब दो। मान लो मैंने कह दिया कि एक बंदे को हमने सैलरी पे रख लिया और 10,000 रुपये उसको मंथली सैलरी हमने कर दी। ठीक है भाई, हमने क्या कहा कि 10,000 रुपये मंथली सैलरी पे हमने एक बंदे को रख दिया। इसका मतलब हम उसे 30 दिन के 10,000 रुपये देंगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं भाई। लेकिन वो बंदा क्या है, वो बंदा केवल कितने दिन आया, 20 दिन आया। तो फिर आप क्या करोगे, उसको 20 दिन का पैसा दोगे। ये तो नहीं कि ना आप पूरा 10,000 रुपये दे दोगे, ठीक है ना, वो जितने दिन आएगा उतने दिन का ही तो पैसा देंगे ना। तो यही हिसाब आपने यहां करना है। क्या कि अगर मैं कहूं कि सुरेश को काम पे रखा गया, बोला कि भाई 1800 रुपये देंगे प्लस में एक मोबाइल देंगे। ठीक है, 1800 रुपये प्लस एक मोबाइल, और ये कितने दिन के लिए देंगे, ये देंगे हम 1 साल के लिए। तो 1 साल का मतलब 12 महीने के लिए। तो यानी कि उसको 1 महीने में क्या मिला वो हमने ऐसे डिवाइड करके देख लिया। ठीक है भाई, ये टोटल चीज, ये सामान उसको हम दे रहे हैं पूरे जो है 1 साल में। 1 साल मतलब 12 महीने में, 1 साल का समय दिया हुआ था। अब वो 1 साल तक नहीं आया, वो कितने दिन आया, वो आया केवल 8 महीने। तो 8 महीने में हमने उसको 1100 रुपये दिए और एक मोबाइल दिया। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से लिखेंगे, वो ज्यादा आसान रहेगा। तो इन दोनों को अब हमने कंपेयर करना है। ठीक है भाई, 1800 रुपये और मोबाइल मिलता अगर वो 12 महीने तक आता, तो 1 महीने में क्या पड़ा, तो उसको हमने 12 से डिवाइड करके देख लिया। तो 8 महीने में उसको ये पड़ा। ठीक है, तो अब इसको अगर मैं सोल्व करूंगा तो तुम मुझे बताओ, 4 तिये 12, 4 दूनी 8, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 गुना 1800 कितना बनेगा, 3600, प्लस में 2 गुना मोबाइल, तो मोबाइल को मैं एम लिख रहा हूं, इजिकल टू 3 गुना 1100 यानी कि 3300, प्लस में 3 गुना मोबाइल, तो ये 2 एम इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, एम बचेगा, और ये 3300 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा यानी कि 300 बचेगा। इसका मतलब मोबाइल जो था वो कितने रुपए का था, 300 रुपए का था। यानी कि कंपनी वाले 1800 रुपए के साथ 300 रुपए का मोबाइल भी उसे दे रहे थे। तो ठीक है, तो मोबाइल की कीमत हमें यहां से ऐसे पता लग जाएगी। इतनी बात अब अगर तुम्हें समझ में आ गई तो फिर उसने क्या किया कि उस मोबाइल को बेच दिया अपने दोस्त को 65% प्रॉफिट में। अब 300 का 65% निकालना, ध्यान से सुनना, मैं बिना लिखे लिखूंगा। ठीक है, आप क्या करोगे, 300 का 65% ऐसे निकालोगे। ठीक है, ये उसने प्रॉफिट ले लिया, ये उसने क्या कर दिया, लाभ ले लिया। तो मैं एक बार सोल्व कर देता हूं भाई ताकि किसी को दिक्कत ना आए। 3 पंजे 15, 3 छः 18 और 1 19, यानी कि उसने प्रॉफिट यानी कि लाभ कितना ले लिया, 195 का। तो कितने का बेचा होगा, तो 300 का तो उसके पास था ही, और 195 रुपये उसने प्रॉफिट ले लिया, तो 495 रुपये का उसने इसको सेल किया था। तो 495 आंसर आएगा। ठीक है, इसी बात को मैं क्या कह रहा था, मैंने आज तुम्हें सिखाया था कि 10% के लिए भाई नंबर को तुम 10 से डिवाइड कर देना। तो तुम मन में ये काम कर सकते हो, इसको लिखने की जरूरत थी नहीं। ठीक है, तो 300 का 10% कितना होगा, 30 होगा। लेकिन मुझे तो 65% चाहिए, तो क्यों ना मैं इसका 6 गुना कर दूं।
तो जैसे ही मैं इसका 6 गुना करूंगा तो ये बन जाएगा 60% विच इज 180। 60% 180 बन गया। और 10% अगर 30 था तो फिर 5% और प्लस करना है मुझे, तो 5% के लिए इसमें 15 रुपये और प्लस कर दूंगा तो ये 195 रुपये बन जाएगा। तो ये 195 हम ऐसे भी मन में भी कैलकुलेट कर सकते थे, ठीक है, कैलकुलेशन का पार्ट था, सिखाया मैंने आपको। तो ध्यान रखना 300 रुपये का उसके पास था और 195 रुपये उसने प्रॉफिट के साथ इसको बेच दिया, तो 300 प्लस 195 तो 495 रुपये का उसने अपने दोस्त को बेचा है, और ऐसा ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन के लिए आंसर बनेगी। तो ये था भाई इस क्वेश्चन में। तो इसी के साथ फिर अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करें, पढ़ें तब तक। तो ये जो 10,000 वाला एग्जाम्पल दे रहा था ना कि भाई 10,000 रुपये एक महीने के पड़े, तो फिर पर डे के कितने पड़ते हैं, तो 10,000 बटे में नंबर ऑफ डेज करते हैं, 30 करना पड़ता ना। तो यहाँ पे जो था वो ईयरली दे रहा था, ठीक है, एक साल में दे रहा था, तो एक महीने के कितने पड़े, तो हमने उसको 12 से डिवाइड किया था। तो यही चीज समझा रहा था मैं वहां पे, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि मार्क प्राइस ऑफ एंड सेलिंग प्राइस ऑफ एन चेयर is ₹1130 and ₹508.5 respectively. What is the ratio of amount of discount offered on this chair to the selling price of this chair? ये क्या बोल रहा है भाई, अंग्रेजी ज़्यादा होगी। एक कुर्सी का जो मार्क प्राइस है, जो अंकित मूल्य है, आप कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो उसके ऊपर एक रेट लिखा होता है जिसे आप बोलते हैं मार्क प्राइस, यानी कि अंकित मूल्य, तथा विक्रय मूल्य क्रम से 1130 और 508.5 रुपये है। इस कुर्सी पर दी गई छूट की राशि का इस कुर्सी के विक्रय मूल्य से क्या अनुपात होगा। अब समझेगा, जो यहाँ पे लिखा है उसको हम लिखेंगे, ठीक है। एक कुर्सी का मार्क प्राइस कितना है, एक कुर्सी पे लेबल लगा हुआ था कितने का, 1130 रुपए का, ठीक है, ये लिखा हुआ है। तथा विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस कितना है भाई, 508.5 ये सेलिंग प्राइस है, ठीक है। इस कुर्सी पर दी गई छूट, अब बात छूट की होगी। अब छूट की कैसे बात होगी, छूट जिसको आप डिस्काउंट बोलते हैं। आप मुझे एक बात बताओ, आपने कुर्सी पसंद कर ली जिसका रेट था 1130 रुपये, और तुमने जब वो खरीदी तो तुमने उसके लिए कितने दिए, 508.5, ठीक है। बोला कुर्सी इतने की इतने में बेच दी, तो 508.5 में अगर उसको बेचा है तो फिर कितने रुपए छोड़ दिए दुकानदार ने कुर्सी पर। तो तुमने कहा यहाँ पे 0 लेंगे, इधर से 1 जाएगा तो 10 में से इधर चला गया तो यहाँ 10 बन गया, 10 में से 5 गए 5, 9 में से 8 गया 1, यहाँ 2, और यहाँ पे 5 और 6 11, ठीक है भाई, क्लियर। तो तुमने कहा कि भाई अगर 1130 की कुर्सी 508.5 में अगर बेची गई है तो इसका मतलब 621.5 रुपए की क्या है, वो छूट दी गई है। ये बात समझ में आ रही है तुम्हें, ठीक है। तो इतने की अगर छूट दे दी गई तो वो क्या पूछना चाह रहा है कि इस कुर्सी के विक्रय मूल्य से, वो कह रहा है दी गई छूट की राशि का इस कुर्सी के विक्रय मूल्य से, तो डिस्काउंट कितना है, 621.5, ये क्या है, डिस्काउंट यानी कि छूट है। इस कुर्सी के विक्रय मूल्य से, विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस कितना है, दिस इज 508.5, ये है ये। तो कह रहा है इसका रेशो कितना होगा, अनुपात पूछ रहे हैं ना, रेशो पूछ रहे हैं। तो भाई देखो, अब इसको ऐसे भी कर सकते हैं, देखो पॉइंट से पॉइंट उठा देना, फिर देखो 5 से कट रही हैं, ऐसे भी कर सकते हो। और किसी को अगर ऐसे कैलकुलेशन करने में दिक्कत आ रही है तो फिर वो इसको ऐसे लिख ले, ठीक है। ये आपने अपनी सहूलियत के हिसाब से करना है, पॉइंट से पॉइंट उड़ा के फिर इसको 5 से काट देना। तो मैं यहीं पे कर रहा हूं देखो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 के 20, 5 दिए 15, यहाँ पे काटेंगे 5 एकम 5 0, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35। तो फिर से देखो कट रहा है, 1 और 2 3 4 7 और 3 10, अब तो नहीं कट रहा भाई, बस 1243 अनुपात 1017, ऑप्शन सी जवाब आ जाएगा भाई। आगे कट नहीं रहा, जहां तक कटे वहां तक काटने, तो आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरीके से करना है, पढ़ते चला करो क्वेश्चन को और करते चला करो, दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो इसी के साथ फिर हमारा अगला क्वेश्चन आ चुका है। क्या कह रहा है क्वेश्चन भाई, कि निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा है। अरे भाई ये तो हमने पीछे भी पढ़ा था शायद, ये 3/8 है, ठीक है, ये 5/7 है, फिर
19/25 सॉरी 19/25 और लास्ट कितना है भाई 16/21। ठीक है, कह रहा है इनमें से कौन सा बड़ा है। क्लियर। अब एक तरीका तो ये कि भाई मैं इसको पॉइंट में लेके आऊं, ठीक, लेकिन पॉइंट में लाऊंगा तो उससे आसान एक तरीका होता है। वो तरीका क्या कि अगर मुझे देखना है कि इनमें से कौन सा बड़ा है, तो इसके लिए आप एक तरीका इस्तेमाल करना। तरीके तो क्रॉस मल्टीप्लाई वाला भी होता है, लेकिन ये कर लो, ये ज़्यादा आसान है। आपने देखना है कि 3 और 8 में कितना गैप है, तो तुमने कहा 5 का। तो अब ये जो ऊपर वाला नंबर है ना, ऊपर वाला नंबर क्या है 3, इसको इस गैप से डिवाइड करना, तो ये कितना बनेगा 0.6। ठीक है भाई, 3 को 5 से काटूंगा तो 0.6 बनेगा। सिमिलरली 5 और 7 का गैप है 2 का, तो इस ऊपर वाले नंबर को फिर से हमने डिवाइड करना है इस गैप से, तो कितना आएगा 2.5। सिमिलरली यहाँ पर 19 और 25 का गैप है 6 का, तो ऊपर वाले नंबर को आपने डिवाइड करना है 6 से, एंड इट इज 3 पॉइंट समथिंग। 3 पॉइंट कुछ आएगा ना, छोड़ दिया मैंने। फिर 16 को हमने देखा गैप कितना है 5 का, इस 16 को डिवाइड कर दे 5 से, तो 5 3 15, अगेन दिस इज 3 पॉइंट समथिंग। तो इन दोनों के बीच में जंग है। ठीक है, उसने बोला कि दोनों में से कौन सबसे बड़ा है, तो इनमें से तो कोई नहीं है, ये तो है नहीं, जंग इनके बीच में, तो इनको भी हमें 1 डेसिमल तक सोल्व करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों आगे से सेम है। तो तुमने कहा 6 3 18 बचा 1, तो 1 बच गया, तो 6 एकम 6, 1 पे ही चलेगा क्योंकि 10 बनेगा वो। इसको करेंगे तो 5 3 15 बचा 1, तो 5 दूनी 10। ठीक है भाई, तो यहाँ पे 3.2 आया, तो इसका मतलब 16/21 जो है वो इससे बड़ा है, तो 3.2, अब ये 3.2 नहीं 16/21, तो 16/21 ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो ये इसका जवाब होगा भाई ऑप्शन सी।